ओके, कल हमने बेसिकली देखा था आरडीएस कैसे क्रिएट करते हैं और दूसरा क्या देखा था? S3 बकेट और आरडीएस, ये 2 सर्विसेज हमने देखे थे। सो टुडे आज हम देखेंगे कि आईएएम यूज़र क्या होता है और आईएएम यूज़र को कैसे यूज़ किया जाता है। आईएएम यूज़र क्या है वो उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, आईएम यूजर और लैम्बडा फंक्शन और क्लाउड वॉच ये क्या होता है इसके बारे में हम ये सर्विसेज हम देखेंगे। ठीक है, आईएएम यूजर जो है उसको एक्सेस करने के लिए यू कैन जस्ट गो टू द आईएएम। ओके, आईएएम के ऊपर क्लिक करो। सर दिस इज द सर्विस। इसमें यूजर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट इसको बोला जाता है। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, दैट इज आईएएम। ओके, दिस इज द सर्विस। इसको इस सर्विस को यूज करके हम यूजर ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं और यूजर को हम परमिशन दे सकते हैं। ओके, वो कैसे करते हैं हम उसको थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे। देखो, यूजर ग्रुप का मतलब ये है कि कोई हम यूजर का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और उस यूजर ग्रुप को स्पेसिफिक हम परमिशंस दे सकते हैं। तो उस यूजर ने कौन से सर्विसेज एक्सेस करने चाहिए, कौन से उसको परमिशंस देने हैं, वो हम वहां पे डिफाइन करके रख सकते हैं और वो परमिशन हम उसको दे सकते हैं। तो ये हो गया यूजर का ग्रुप और इस यूजर ग्रुप में हम n नंबर ऑफ यूजर्स ऐड कर सकते हैं। इस यूजर ग्रुप को जो जो परमिशंस रहेंगे वो सारे परमिशंस उस यूजर को मिलेंगे जो इस यूजर ग्रुप के पार्ट्स है। ओके, तो यूजर ग्रुप क्रिएट करने के लिए हमको जस्ट क्लिक करना है क्रिएट यूजर ग्रुप एंड देन यहाँ पे आप यूजर ग्रुप का नेम दे सकते हो, जैसे कि हम इसको बोलेंगे डेव ऑप्स एडमिन। ओके, ये आप जो भी आपको नाम देना चाहते हो दैट नेम यू कैन गिव। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऐड यूजर्स टू ग्रुप। अगर एग्जिस्टिंग कोई हमारे पास यूजर्स है तो उस यूजर को अगर हमको ऐड करना है इस ग्रुप में तो हम इस ग्रुप उस यूजर को इस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे यूजर का लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद इस ग्रुप को कौन से परमिशंस हमको अटैच करने हैं, कौन से परमिशंस देने हैं, वो परमिशन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें प्री डिफाइंड सारे परमिशंस होते हैं। जैसे कि हमने देखा EC2 इंस्टेंस है तो EC2 इंस्टेंस के परमिशन दे सकते हैं। उसके बाद RDS है तो RDS के परमिशन दे सकते हैं। तो जो परमिशन हमको सेट करना है वो परमिशन हम यहाँ पे ढूंढ के वो परमिशन हम असाइन कर सकते हैं। अभी के लिए हम करते हैं जो भी EC2 था EC2 का हम एक्सेस दे देते हैं। EC2 हम यहाँ पे सिलेक्ट करो। EC2 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अलग अलग परमिशन फिर से अवेलेबल है। देखो यहाँ पे EC2 में जितने भी सर्विसेज है, जितने भी फीचर्स है, वो फीचर्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि Amazon EC2 कंटेनर रजिस्ट्री फुल एक्सेस, कंटेनर रजिस्ट्री का फुल एक्सेस रहेगा। कंटेनर 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 रिलेटेड वो फुल एक्सेस रहेगा। उसके बाद Amazon EC2 फुल एक्सेस, EC2 मीन्स उसमें EC2 में जितने भी फीचर्स हैं, जैसे कि नया इंस्टेंस क्रिएट करना होगा या फिर जो भी एक्टिविटी रहेगी वो सारी जो चीजें हैं वो पूरा एक्सेस हम इसको दे सकते हैं। उसके बाद है रीड एक्सेस, रीड ओनली एक्सेस। तो उसमें वो देख सकता है। ओके, जिसको यूजर को जो भी इस ग्रुप का पार्ट रहेगा वो यूजर कंटेनर्स देख सकता है, इंस्टेंसेस देख सकता है, बट उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, स्टॉप नहीं कर सकता, स्टॉप नहीं कर सकता या फिर नया क्रिएट नहीं कर सकता। ओके, वो रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस रहेगा, ओनली व्यू ओनली एक्सेस रहेगा। ओके, तो ये भी हम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है जो है फुल एक्सेस। फुल एक्सेस देने के बाद पूरे परमिशंस उसको रहेंगे। यूजर कैन क्रिएट न्यू इंस्टेंस, उसको टर्मिनेट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकता है। जो भी EC2 के फीचर्स है वो सारे फीचर्स जो है वो एक्सेस कर सकता है। ये परमिशन हम इसमें दे सकते हैं। उसके बाद जैसे कि हमने देखा था RDS। आरडीएस, अगर हम आरडीएस सर्च करेंगे तो आरडीएस के रिलेटेड भी पूरा एक्सेस हम यहाँ पे दे सकते हैं। आरडीएस का फुल एक्सेस हुआ तो आरडीएस वो डेटाबेस इंस्टेंस क्रिएट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसका स्टेटस चेक कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है। ये सारी चीजें जो है यहाँ पे हम उसको दे सकते हैं। तो ये प्री डिफाइंड जो भी परमिशन है ये परमिशन हम उसको असाइन कर सकते हैं। अभी के लिए ट्रायल पर्पस, टेस्टिंग पर्पस हम इसमें ये ग्रुप क्रिएट करते हैं, उसको EC2 का फुल एक्सेस दे देते हैं। ओके, एक यूजर हम क्रिएट करते हैं, EC2 का फुल एक्सेस देते हैं और दूसरा यूजर क्रिएट करते हैं, उसको रीड ओनली एक्सेस देते हैं और उसको चेक करते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, ये डेओप्स EC2 एडमिन करते हैं इसको, EC2 एडमिन। ओके, बिकॉज हम इसको सिर्फ EC2 का फुल एक्सेस दे रहे हैं, बाकी किसी और सर्विस का एक्सेस हम नहीं दे रहे हैं। उसके बाद इसको क्रिएट ग्रुप के ऊपर क्लिक करना है। वैलिड कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड। ओके, मे बी इसमें स्पेस नहीं लेता है तो इसमें हम हाइफन यूज करते हैं एंड देन ट्राई।
इसमें स्पेस काम नहीं करेगा, ओके, स्पेस हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो ये ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। ये सिर्फ यहाँ पे ग्रुप क्रिएट हुआ और उस ग्रुप को EC2 का फुल एक्सेस वहाँ पे मिल गया। अगर और भी किसी सर्विस का एक्सेस हमको इसको देना है, तो इस ग्रुप के अंदर जा सकते हैं और यहाँ पे परमिशन ऑप्शन है और इस परमिशन में जो परमिशन हमने ऐड किया है, वो हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और अगर कोई एडिशनल सर्विस अगर हमको ऐड करनी है, तो यहाँ पे ऐड परमिशन जाके अटैच पॉलिसी हम कर सकते हैं। जैसे अटैच पॉलिसी के ऊपर क्लिक करेंगे, तो सिमिलर विंडो यहाँ पे खुल जाएगा और यहाँ से हम दूसरा भी कोई परमिशन या फिर दूसरा कोई सर्विस है, उसका भी परमिशन हम यहाँ पे देख सकते हैं, दे सकते हैं। ये हो गया यूजर ग्रुप। उसके बाद हम क्रिएट कर सकते हैं यूजर्स। जब भी हम ये यूजर क्रिएट करेंगे, तो ये यूजर प्रोग्रामेटिकली इस AWS को एक्सेस कर सकता है और उसके साथ साथ ये यूजर जो है, ये यूजर डैशबोर्ड भी एक्सेस कर सकता है। उसके लिए हम एक नया यूज़र क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए आपको क्लिक करना है क्रिएट यूज़र और यू कैन यूज़ अ नेम ऑफ मीन्स यूज़र। यूज़र के लिए हम नाम यहाँ पे दे सकते हैं। हम यहाँ पे बोलेंगे डेवऑप्स EC2 एडमिन यूज़र। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू AWS मैनेजमेंट कंसोल। ये जो लॉगिन ये जो डैशबोर्ड हम देख रहे हैं, राइट, इसको कंसोल बोला जाता है AWS में। तो इस कंसोल का एक्सेस देना है कि नहीं देना है, वो ऑप्शन हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे हम ये ऑप्शन चूज करेंगे प्रोवाइड एक्सेस टू द कंसोल, तो वो यूजर इस AWS के डैशबोर्ड में भी एक्सेस कर सकता है, AWS के डैशबोर्ड में लॉग इन कर सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है जो भी हम ये कंसोल का एक्सेस दे रहे हैं, तो उस टाइम पे ये पूछेगा आई वांट क्रिएट IAM यूजर चाहिए या फिर मीन्स यूजर आइडेंटिटी सर्विस से क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम इसको IAM यूजर को सिलेक्ट करेंगे, IAM यूजर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये पूछेगा कंसोल का पासवर्ड, मीन्स लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए, तो कंसोल का पासवर्ड ऑटो जनरेट होना चाहिए या फिर हम क्रिएट करेंगे, ये ऑप्शन यहाँ पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम ऑटो जनरेट रख सकते हैं। उसके बाद यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड इन द नेक्स्ट साइन इन। जब भी वो यूजर साइन इन करेगा, तो उस टाइम पे वो पासवर्ड रिसेट कर सकता है। ओके, दैट ऑप्शन इज देयर। तो ये हम चेक रख सकते हैं या फिर अनचेक भी रख सकते हैं। अगर सेम पासवर्ड उसको चेंज करने की अथॉरिटी नहीं देना है, देन हम कस्टम पासवर्ड रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम पासवर्ड सेट करते हैं। ओके, और ये पासवर्ड यूजर चेंज नहीं कर सकता, उसके लिए हमने इसको चेक अनचेक कर दिया है। ओके, एंड देन क्लिक नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे भी यूजर नेम जो है, यूजर नेम स्मॉल लेटर में चाहिए, डेवऑप्स EC2 एडमिन। ओके, EC2 एडमिन ये कर दिया हमने, एंड देन क्लिक नेक्स्ट। तो ये यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे बन गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस पूछा जाता है कि ये जो यूजर है, ये यूजर किसी यूजर के ग्रुप में ऐड करना है या फिर इसको डायरेक्टली परमिशन असाइन करने हैं। ये ऑप्शन भी हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे कि ऐड यूजर टू ग्रुप करेंगे, तो ये यूजर उस ग्रुप में ऐड हो जाएगा और उस ग्रुप को जो जो परमिशन है, वो परमिशन इस यूजर को मिल जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन जो है कॉपी परमिशन। जैसे ग्रुप क्रिएट करते टाइम हमने परमिशन डायरेक्टली असाइन किए थे उस ग्रुप को, सिमिलर टाइप हम यहाँ से भी परमिशन जो है, परमिशन असाइन कर सकते हैं। ओके, डायरेक्टली हम यहाँ से परमिशन कर सकते हैं, परमिशन असाइन कर सकते हैं। जो भी परमिशन है, वो परमिशन क्रिएट करके असाइन कर सकते हैं। और तीसरा जो है, यहाँ पे डायरेक्टली जो पॉलिसीज है, यूजर ग्रुप क्रिएट करते टाइम जो हमने सिलेक्ट किया था, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इस यूजर को यूजर के ग्रुप में ऐड कर देंगे। जो अब यूजर ग्रुप हमने क्रिएट किया है, जैसे कि डेवऑप्स EC2 एडमिन, इस यूजर ग्रुप को हम सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करेंगे, तो ये यूजर क्रिएट हो जाएगा और ये यूजर उस ग्रुप का पार्ट बन जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट यूजर। ओके, ये यूजर क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद इसका जो भी पासवर्ड ऑटो जनरेट होता है, तो ये पासवर्ड हम यहाँ पे देख सकते हैं। ऑटो जनरेट नहीं है, तो वो भी पासवर्ड हम यहाँ पे वन टाइम हम इसको देख सकते हैं। ओके, उसके बाद ये जो कंसोल साइन इन URL, तो ये URL यूज करके हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। अब ये लॉगिन कैसे करेंगे, इसके लिए मैं जस्ट एक नया इनकॉग्निटो विंडो खोलता हूँ। यहाँ से क्लिक करके एक नया इनकॉग्निटो विंडो आप खोल सकते हो। ओके, ये जो URL है, ये URL हमको कॉपी करके
इस यूआरएल से लॉगिन करना है। जो भी आईएएम यूजर बनेगा उसका एक अलग यूआरएल बनता है। इस यूआरएल से हम उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये जो अकाउंट आईडी है, ओके, जिस अकाउंट से ये यूजर क्रिएट हुआ है उस अकाउंट का आईडी यहाँ पे आ जाता है और उस अकाउंट में लॉगिन हो जाता है। ओके, इसके लिए एक यूआरएल क्रिएट किया जाता है। ये यूआरएल हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये यूआरएल को हम सिलेक्ट करेंगे, देन एक लॉगिन का स्क्रीन हमारे पास खुल जाएगा। उस लॉगिन स्क्रीन में हमको ये यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करना होगा। ओके, देखो यहाँ पे जो अकाउंट नंबर, जो यूआरएल से हमने लॉगिन किया उसका अकाउंट नंबर, अकाउंट आईडी यहाँ पे अपने आप आ जाता है। और दूसरा, हमको आईएम यूजर का यूजर नेम हमको ऐड करना है। उसके बाद आईएम यूजर का जो पासवर्ड, ये ऑटो जनरेट हो सकता है या तो फिर हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। वो पासवर्ड हमको यहाँ पे ऐड करना होगा एंड देन क्लिक ऑन साइन इन। ओके, सिमिलर कंसोल जो है यहाँ पे दिख जाएगा और वो जो जिस सर्विस का एक्सेस है वही सर्विस ये यूजर एक्सेस कर पाएगा। किसी और सर्विस को ये क्रिएट नहीं कर पाएगा या फिर उसको एक्सेस भी नहीं कर पाएगा। ओके, वी विल ट्राई आरडीएस क्रिएट करने का हम कोशिश करते हैं या फिर एस3 बकेट क्रिएट करने का हम कोशिश करते हैं। ओके, एस3 बकेट के ऊपर हमने क्लिक किया एंड देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी बकेट जो है, बकेट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ओके, सो क्रिएट बकेट के ऊपर हम क्लिक करते हैं एंड वी विल ट्राई टू क्रिएट अ न्यू बकेट। ओके, जैसे हमें क्रिएट बकेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या होता है हम देखते हैं। ओके, टेस्ट ऑलरेडी है, इसको हम अलग नाम देते हैं, और डेवऑप्स टेस्ट 1 2 3 4। ठीक है, ये हमने क्रिएट कर दिया, ये बकेट अवेलेबल नहीं है। ओके, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये बकेट क्रिएट नहीं हो रहा है। कल हमने देखा था कि हमारा बकेट इजीली क्रिएट हुआ था बिकॉज हम एडमिन यूजर से लॉगिन किया था। बट अभी यहाँ पे ये परमिशन ना होने की वजह से वी कैन नॉट क्रिएट बकेट। ओके, बिकॉज परमिशन नहीं है। ये आईएम यूजर है, इस यूजर को सिर्फ EC2 का राइट दिया हुआ है। EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकता है, EC2 रिलेटेड सारे ऑपरेशन कर सकता है, बट S3 बकेट या फिर अदर सर्विसेज जो है इसको एक्सेस नहीं है। ये परमिशन हम उसको एक्सेस नहीं दिया है, इसलिए ये एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, अभी हम कोशिश करते हैं EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करने का या फिर एक्सेस करने का। लेट्स सी क्या होता है। EC2 का एडमिन है, इसलिए EC2 में जितने भी सर्विसेज है या फिर जो भी फीचर्स है, ये वो सारे फीचर्स यहाँ पे एक्सेसिबल होते हैं। ओके, देखो यहाँ पे ये इंस्टेंस रनिंग कौन सा है वो यहाँ पे दिख रहा है, बट और भी इसमें भी कुछ जो चीजें हैं, जैसे कि ये बजट वाला जो पार्ट है, ये इसको इस यूजर को एक्सेस नहीं है, इसीलिए इसका जो बिलिंग है, ये बिलिंग यहाँ पे ये यूजर नहीं देख सकता। ओके, जो 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 सर्विसेज या फिर जो भी परमिशन इसको नहीं है, वो फीचर्स यहाँ पे डिसेबल हो जाते हैं या फिर उसका एक्सेस इसको, इस यूजर को नहीं होता है। अभी हम इसको एक नया इंस्टेंस क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई क्या होता है। लॉन्च इंस्टेंस, अभी हम यहाँ पे बोलेंगे डेवऑप्स टेस्ट इंस्टेंस, हम इसको क्रिएट करते हैं। जस्ट क्लिक ऑन द उबुंटू मशीन या फिर कोई भी मशीन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसको उबुंटू सिलेक्ट करते हैं। इंस्टेंस का जो टाइप है वो फ्री टायर वाला हम ले लेंगे क्योंकि चार्जेस हमको नहीं लगेंगे। फ्री टायर वाला हमने सिलेक्ट किया। की पेयर, जो एग्जिस्टिंग की पेयर है वो की पेयर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये आईएम यूजर का की पेयर है तो ये की पेयर हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद डिफॉल्ट सेटिंग्स हम रख देंगे एंड देन क्लिक ऑन द लॉन्च इंस्टेंस। तो देखो ये इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है बिकॉज EC2 इंस्टेंस का इस यूजर को परमिशन है, इसीलिए ये यूजर EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकता है। अभी इंस्टेंसेस में जाके हम देखते हैं तो देखो यहाँ पे मीन्स बाकी भी सारे जो भी इंस्टेंसेस है, ये इंस्टेंसेस भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। ओके, तो ये जो इंस्टेंसेस है, इस इंस्टेंस को हम इसको क्लोज कर देते हैं। वी विल ट्राई कि इसको हम क्लोज कर सकते हैं नहीं कर सकते। ओके, इसको हम डायरेक्टली टर्मिनेट करके हम इसको चेक करते हैं। ओके, देखो टर्मिनेट का एक्सेस है, इसलिए ये इंस्टेंसेस जो है, ये इंस्टेंसेस टर्मिनेट भी ये यूजर कर सकता है। वैसे ही नया यूजर हम खोलेंगे, अभी इसको इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। नया यूजर हम क्रिएट कर देते हैं और उस यूजर को सिर्फ हम रीड ओनली परमिशन देते हैं और चेक करते हैं कि कैसा होगा। ओके, यहाँ पे
नया ग्रुप क्रिएट करते हैं, DevOps DevOps EC2 रीड ओनली ग्रुप, ठीक है? ये ग्रुप हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद इस यूजर को सिर्फ रीड का परमिशन हम दे देते हैं। EC2 EC2 में रीड ओनली एक्सेस, ठीक है? रीड ओनली एक्सेस सिलेक्ट किया एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट ग्रुप। जैसे ही हम एक ग्रुप क्रिएट कर देंगे, हमारा एक ग्रुप क्रिएट हो गया। और एक हम यूजर क्रिएट करते हैं और उस यूजर को EC2 क्रिएट यूजर, EC2 एडमिन की जगह पे हम इसको बोलते हैं यूजर। ओके, प्रोवाइड कंसोल एक्सेस हम इसको दे देते हैं। देन आई वांट क्रिएट IAM यूजर, उसके बाद कस्टम पासवर्ड यहाँ पे रखते हैं। सर @1 2 3 4 मैं ऐड करता हूँ एंड देन क्लिक नेक्स्ट। यहाँ पे हमको यूजर ग्रुप सिलेक्ट करना होगा, दैट इज DevOps EC2 रीड वाला जो यूजर ग्रुप है वो ग्रुप हम सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक नेक्स्ट एंड क्रिएट यूजर। ओके, जैसे यूजर क्रिएट हो जाएगा देन हमको फिर से ये तीन चीजें मिल जाएंगी। ओके, जैसे कि ये कंसोल है, इसको हम फिर से इनकॉग्निटो विंडो में खोलते हैं और इनकॉग्निटो विंडो में इसको हम लॉगिन करेंगे। ये जो यूजर नेम है, ये यूजर नेम हमको यूज करना होगा। ओके, यूजर नेम हमने ऐड कर दिया। देन पासवर्ड जो है, ये पासवर्ड भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड देन पेस्ट पासवर्ड हियर। जैसे ही हमें साइन इन करेंगे देन लॉगिन तो हो जाएगा। ओके, बट जो भी कुछ इंस्टेंसेस है, ओके, इंस्टेंसेस हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जो भी रीड ओनली एक्सेस रहेगा वो रीड ओनली एक्सेस इस यूजर को मिल जाएगा, सिर्फ EC2 इंस्टेंस का। बाकी इंस्टेंसेस तो ये देख भी नहीं पाएगा। ओके, हमारा जो EC2 इंस्टेंस है वो मुंबई रीजन में है, तो हम ये मुंबई रीजन हमारे पे चेंज करते हैं। ओके, एंड लेट्स ट्राई। EC2 इंस्टेंस को हम एक्सेस करने का कोशिश करते हैं। EC2 इंस्टेंस में जाएंगे, देन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रनिंग इंस्टेंसेस जो है, 3 रनिंग इंस्टेंसेस यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो ये जो है ये इसको हम रीड कर पाएंगे, बट इस इंस्टेंस को हम नहीं स्टॉप कर सकते। ओके, जैसे कि अभी हम इस इंस्टेंस को स्टॉप करने का कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई। ओके, उस इंस्टेंस को क्लिक किया, उसके बाद इंस्टेंस स्टेट पे जाएंगे एंड देन इसको हम करते हैं स्टॉप। ओके, क्लिक ऑन स्टॉप। तो देखो यहाँ पे इतना बड़ा एरर मैसेज आ चुका है, बिकॉज यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, बिकॉज इस इंस्टेंस को स्टॉप करने का जो परमिशन है, ये परमिशन इस यूजर को नहीं है, इसीलिए ये यूजर इस इंस्टेंस को स्टॉप नहीं कर सकता या फिर कुछ भी इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकता। हाँ, बट जो भी फीचर्स है वो इंस्टेंसेस देख सकता है, उस इंस्टेंस का स्टेट चेक कर सकता है, ये सारी चीजें मॉनिटर कर सकता है, बट इस इंस्टेंस को मॉडिफाई नहीं कर सकता या फिर इस इंस्टेंस को चेंज नहीं कर सकता। अगर इस इंस्टेंस को चेंज करना है तो उसके लिए एडमिन राइट्स हमको चाहिए, तभी इस यूजर वो यूजर इस इंस्टेंस को मॉडिफाई कर सकेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम IAM यूजर जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था अपना IAM सर्विस। उसके बाद अभी हम नया सर्विस देखेंगे, दैट इज लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन जो है ये सर्वरलेस फीचर है। सर्वरलेस एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए लैम्डा फंक्शन यूज किया जाता है। कोई भी छोटा अगर हमारा फीचर है, जैसे कि कोई कैलकुलेटर काइंड ऑफ थिंग है या फिर कोई छोटा ऑपरेशन अगर हमको करना है, उस ऑपरेशन के लिए कोई एप्लीकेशन हमको डिप्लॉय करना है, उसके लिए पूरा सर्वर हमारा रनिंग होने की जरूरत नहीं है। जब चाहे हम उस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो उस फीचर के लिए यहाँ पे AWS में लैम्डा फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये लैम्डा फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। तो इसका बेसिक यूज क्या है, लैम्डा फंक्शन का यूज क्या है, वो हम समझते हैं। उसके बाद हम लैम्डा फंक्शन क्रिएट करते हैं और लैम्डा फंक्शन का फीचर जो है, फीचर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे।
तो लैम्डा फंक्शन बेसिकली सर्वरलेस एप्लीकेशन मींस हमारा जो सर्वर है, जैसे कि EC2 इंस्टेंस इज आवर सर्वर, या फिर वर्चुअल मशीन जो होता है, वो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, डायरेक्टली जो भी हमारा एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन रन होना चाहिए, और उस एप्लीकेशन का जो भी आउटपुट रहेगा वो आउटपुट हमको मिलना चाहिए। ऐसे कुछ एप्लीकेशन की जरूरत हमको होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई SMS हमको सेंड करना है। ओके, उसके लिए हमको पूरा सर्वर इंस्टॉल करने की या फिर सर्वर सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। या फिर एक छोटा सा कोई ऑपरेशन है, जैसे कि हम उसको एक CSV फाइल है, वो CSV फाइल हम अपलोड करते हैं, और उसके बाद वो जो हमारा एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन उस CSV फाइल को रीड करके उसमें डेटा मॉडिफाई कर देगा, मॉडिफाई करके उसको फिर से नया मॉडिफाइड डेटा हमको डाउनलोड करके देगा। ऐसा एक छोटा सा ऑपरेशन है। ऐसे छोटे जो भी ऑपरेशन है, और ये ऑपरेशन हमारे कभी कभार ही होंगे, लाइफ टाइम के लिए ये ऑपरेशंस चलते नहीं रहेंगे। ओके, जब हमको चाहिए उसी टाइम पे ये ऑपरेशन रहेगा। उसके लिए हमको वो पूरा सर्वर सेटअप करने की जरूरत नहीं है, EC2 इंस्टेंस रनिंग रखने की जरूरत नहीं है। ओके, बिकॉज EC2 इंस्टेंस अगर हम रनिंग रखेंगे, तो EC2 इंस्टेंस के चार्जेस जो रहेंगे, वो चार्जेस हमको लगते जाएंगे। ओके, उसका यूज भी नहीं है, फिर भी हम उस इंस्टेंस को चालू रखेंगे, शुरू करके रखेंगे, देन वो चार्जेस हमको पे करने होंगे। वो ये चार्जेस अवॉइड करने के लिए भी ये लैम्डा फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं। जो भी छोटे छोटे एप्लीकेशंस रहेंगे, वन टाइम उसको हम इनपुट दे देंगे, उसके बाद वो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट हमको देगा। ऐसे जो छोटे छोटे एप्लीकेशंस रहेंगे, ये एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हम ये सर्वरलेस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। सर्वरलेस प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि पूरा जो भी इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, और वहां पे सिर्फ हमारा एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन हम वहां पे डिप्लॉय कर सकते हैं। कौन से एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं? नोड जेएस का एप्लीकेशन हम डिप्लॉय कर सकते हैं, पाइथन का एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं, जावा का एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं। पर ये जो सर्वरलेस फीचर है, सर्वरलेस प्लेटफॉर्म जो है, ये सबसे ज्यादा जो फैमिलियर या फिर पॉपुलर है, वो नोड.js और पाइथन के लिए पॉपुलर है। बिकॉज नोड.js और पाइथन जो है, ये दो लैंग्वेज लाइट वेट है, और लाइट वेट होने की वजह से इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वो भी लाइट वेट होता है, और ये क्विक रन करके उसका जो भी आउटपुट है, आउटपुट निकाल सकते हैं। ओके, इसके लिए मोस्टली सर्वरलेस एप्लीकेशन में ये दो टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये जो लैम्डा फंक्शन है, लैम्डा फंक्शन क्रिएट कैसे किया जाता है। और इसमें एक छोटा सा हम एक एप्लीकेशन लिखेंगे, जो भी हमारा EC2 इंस्टेंस रहेगा, EC2 इंस्टेंस स्टार्ट करने के लिए, फिर स्टॉप करने के लिए ये लैम्डा फंक्शन का यूज हम करेंगे। बेसिक पहले फंक्शन हम क्रिएट करके देखते हैं, ये कैसे यूज होगा इसका, ये हम देखते हैं। उसके बाद हम ये दो फीचर्स करेंगे। ओके, लैम्डा फंक्शन का यूज करके हमारा EC2 इंस्टेंस शुरू करेंगे, EC2 इंस्टेंस स्टॉप करेंगे, इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। तो क्लिक ऑन द क्रिएट फंक्शन। क्रिएट फंक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे तीन ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। एक है ऑथर फ्रॉम स्क्रैच। ये लैम्डा फंक्शन किस तरह से क्रिएट करना है, ये यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज है। इसमें से ऑथर फ्रॉम स्क्रैच, इसका मतलब ये है कि पूरा जो भी फंक्शन है, वो पूरा फंक्शन हम खुद क्रिएट करेंगे। दूसरा जो ऑप्शन है यूज ब्लूप्रिंट, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस AWS ने हमको प्रोवाइड किए हैं, वो यूज करके हम लैम्डा फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। और तीसरा जो है कंटेनर इमेज। कंटेनर इमेज ये हम बाद में सीखेंगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। जो भी कंटेनर मीन्स डॉकर इमेज जो होता है, डॉकर इमेज का सोर्स हम लेके डॉकर इमेज को भी हम इसमें एम्बेड कर सकते हैं, इसमें रन कर सकते हैं। उसके लिए कंटेनर इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कंटेनर इमेज का ऑप्शन जब आपको डॉकर समझ में आ जाएगा, तब ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए इस ऑप्शन को हम स्किप करते हैं, और बाय डिफॉल्ट हम ऑथर फ्रॉम स्क्रैच ये ऑप्शन सिलेक्ट करके एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे हम क्लियर करते हैं DevOps फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, और इसके अंदर रन टाइम हमको सिलेक्ट करना होगा। अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, सभी टाइप के लैंग्वेजेस यहाँ पे सपोर्टेड है, बट बाकी जो है उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है जितना नोड.js और पाइथन है। बिकॉज पाइथन और नोड.js इज मोर फास्टर देन अदर लैंग्वेजेस। इसमें डॉटनेट का भी छोटा सा स्क्रिप्ट हम इसमें डिप्लॉय कर सकते हैं, गो लैंग्वेज का कर सकते हैं, जावा का कर सकते हैं, रूबी का कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अमेजोन लिनक्स भी इसमें डाल सकते हैं, और अदर सपोर्टेड लैंग्वेजेस भी यहाँ पे अवेलेबल है। इतने
लैंग्वेजेस या फिर इतने टेक्नोलॉजी का यूज करके हम हमारा जो लैम्डा फंक्शन है या फिर लैम्डा सर्वरलेस एप्लीकेशन है, सर्वरलेस एप्लीकेशन यहाँ पे हम डिप्लॉय कर सकते हैं। अभी के लिए हम सिलेक्ट करते हैं बाय डिफॉल्ट नोड.जेएस। ओके, और इसमें आर्किटेक्चर कौन सा चाहिए, बाय डिफॉल्ट 64 बिट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन परमिशंस, इसमें बाय डिफॉल्ट एक नया यूजर जो अभी हमने आईएम यूजर क्रिएट किया था वैसा रोल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है और वो रोल इसमें असाइन हो जाता है। ओके, इसके बाद यहाँ पे एडवांस सेटिंग में कुछ सेटिंग्स है, ये भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फंक्शन यूआरएल। जैसे ये फंक्शन क्रिएट हो जाएगा तो एक एचटीटीपी का यूआरएल हमको मिल जाता है, इसके लिए हम इसको इनेबल फंक्शन यूआरएल हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद इसमें ऑथ टाइप कौन सा चाहिए ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो फिर ये यूआरएल सिर्फ और सिर्फ आईएम यूजर के लिए, जिस यूजर को हमने परमिशन दिया है उसी वही यूजर एक्सेस कर सकता है, या तो फिर हम नन कर सकते हैं तो इसमें पब्लिकली सबके लिए एक्सेस रहेगा, मीन सभी लोग इसको इस यूआरएल को एक्सेस कर पाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे नन सिलेक्ट करते हैं। ओके, एंड क्रिएट क्लिक ऑन क्रिएट द फंक्शन। जैसे हम एक क्रिएट फंक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देगा बैकएंड में, और वहां जहां पे हम हमारा जो भी एप्लीकेशन है एप्लीकेशन हम डिप्लॉय कर पाएंगे, ऐसा एक एनवायरनमेंट हमको बन जाएगा। ओके, ये है हमारा लैम्डा फंक्शन का डैशबोर्ड। इस लैम्डा फंक्शन के डैशबोर्ड में काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे हमको दिख जाएंगे। इसमें ये होता है, दो ऑप्शंस होते हैं। ये जो लैम्डा फंक्शन है, लैम्डा फंक्शन मींस नथिंग बट एक छोटा सा फंक्शन जैसा ही काम करेगा। हम उसको कुछ इनपुट देंगे, इनपुट देने के बाद वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद उसका जो आउटपुट है वो आउटपुट हम यहाँ पे देख पाएंगे। ओके, ऐसा ही छोटा सा लैम्डा फंक्शन होता है। और इस लैम्डा फंक्शन में बाय डिफॉल्ट एक छोटा सा कोड, ओके, यहाँ पे हम कोड पूरा जो है कोड एडिटर हमको मिल जाता है, यहाँ पे कोड हम कर सकते हैं। मोस्टली ये जो सर्वरलेस एप्लीकेशन है, सर्वरलेस एप्लीकेशन क्रिएट करके डेवलपर जो है, डेवलपर यहीं पे कोड जो है उनका रन करके देख सकते हैं। छोटे छोटे जो भी कोड स्निपेट रहेंगे, छोटा छोटा जो भी एप्लीकेशन रहेगा, छोटे छोटे फंक्शनलिटीज रहेंगे, तो वो फंक्शनलिटीज हम यहाँ पे रन टाइम यहाँ पे लिख सकते हैं और इसका यूज करके हम उसका आउटपुट जो है आउटपुट देख सकते हैं। अभी यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे जो है ये छोटा सा एग्जांपल है। इस एग्जांपल में क्या है, एक हैंडलर फंक्शन होता है। ये हैंडलर फंक्शन के अंदर हमारा कोड लिखा हो जाता है। ओके, ये कोड पूरा समझने की या फिर कोड लिखने की हमको जरूरत नहीं है, ये तो डेवलपर लोग कर पाएंगे। हमको सिर्फ ये लैम्डा फंक्शन किस तरह से काम करता है वो हमको सीखना है, वो हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन सिर्फ इसका ये फंक्शन एग्जिट होने के बाद ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, हेलो फ्रॉम लैम्डा। ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट इसमें आउटपुट में देगा। ओके, ये हम देखते हैं इसको रन करके। उसके बाद यहाँ पे टॉप साइड में यहाँ पे एक फंक्शन यूआरएल हमको मिलेगा। ओके, ये फंक्शन यूआरएल हम ब्राउजर से इसको रन कर सकते हैं। ये फंक्शन ये जो लैम्डा फंक्शन है, लैम्डा फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो हम इसको डायरेक्टली ब्राउजर इसी कंसोल विंडो से टेस्ट कर सकते हैं, क्लिक ऑन टेस्ट। जैसे हम इसको टेस्ट करेंगे तो ये लैम्डा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, इसको इन्वोक करते हैं, क्लिक ऑन इनोक। जैसे इसको इनोक करेंगे तो ये जो लैम्डा फंक्शन है, ये लैम्डा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इस लैम्डा फंक्शन में जो भी कोड लिखा हुआ है वो कोड एग्जीक्यूट होके उसका आउटपुट जो है आउटपुट हमको मिलेगा। तो ये फंक्शन में जो हमने लिखा था, क्या लिखा था कि जस्ट नॉर्मल हेलो फ्रॉम लैम्डा, इतना ही ये रिटर्न करेगा। तो ये जो रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स में हमको ये मिल गया कि हेलो फ्रॉम लैम्डा। ठीक है, ये एक तरीका है हमारा लैम्डा फंक्शन यूज एग्जीक्यूट करके देखने के लिए। ये वाइल डेवलपमेंट, जब भी हमारा ये फंक्शन डेवलप करते हैं, कोड लिखते हैं, उस टाइम पे ये हम टेस्ट करके देख सकते हैं। दिस इज द ऑप्शन वन। उसके बाद ये जो लैम्डा फंक्शन का यूआरएल हमको मिल गया है, ये लैम्डा फंक्शन का यूआरएल कॉपी करके हम इसको ब्राउजर में एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं। जैसे हम इसको ब्राउजर में चलाएंगे, देन वी विल गेट आउटपुट ओके फ्रॉम दिस लैम्डा फंक्शन। ओके, देखो, इस लैम्डा फंक्शन में जो भी कोड एग्जीक्यूट हुआ था, ओके, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद इसका जो आउटपुट है, ये आउटपुट हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो ये हेलो फ्रॉम लैम्डा, ये जो आउटपुट हमने उस फंक्शन में लिखा था वो फंक्शन हमको यहाँ पे मिल गया, और उस तरह से ये लैम्डा फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके, तो ये लैम्डा फंक्शन में जो भी कोड लिखेंगे वो कोड एग्जीक्यूट हम यहाँ पे कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा इसमें इस कोड में मैं मॉडिफिकेशन करता हूँ। ये इसमें हम थोड़ा सा और भी कुछ आउटपुट हम ऐड करते हैं। ओके, इसमें हम ऐड करेंगे डेटा।
ओके, डेटा में हम इसमें ऐड कर देंगे ये हेलो वर्ल्ड और कुछ ऐड करते हैं जैसे कि सपोज़ हेडिंग हम ऐड करते हैं। ओके, इस तरह से हमने कोड मॉडिफाई किया। कोड मॉडिफाई करने के बाद हमको ये जो कोड है, ये कोड फिर से डिप्लॉय करना होगा। ओके, क्लिक ऑन डिप्लॉय। जैसे हम इसको डिप्लॉय करेंगे, तो ये जो कोड है, ये कोड हमारे इस लैम्ब्डा फंक्शन में एग्जीक्यूट हो जाएगा, डिप्लॉय हो जाएगा और जैसे ही डिप्लॉय हो जाएगा, ये हमारे यूआरएल के थ्रू एक्सेसिबल रहेगा। जैसे ही हम इसको हिट करेंगे देन जो भी मॉडिफिकेशंस है, वो मॉडिफिकेशंस के बेसिस पे ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से जो है लैम्ब्डा फंक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं और लैम्ब्डा फंक्शन क्रिएट करने के बाद उसका जो आउटपुट है, ये आउटपुट हम ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं या तो फिर इस फंक्शन को हम टेस्ट करके यहीं से हम इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। इसको प्रोग्रामेटिकली भी एक्सेस किया जा सकता है। जैसे कि कोई अगर ऑपरेशन है, कोई परफॉर्म हमको हमारे दूसरे एप्लीकेशन से एक्सेस करना है, तो इसको हम प्रोग्रामेटिकली एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हमको एडब्ल्यूएस का जो भी सीएलआई रहेगा, इसका एसडीके रहेगा, वो एसडीके हमारे एप्लीकेशन में इंस्टॉल करना होगा और उस एसडीके के थ्रू हम इस लैम्ब्डा फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी कुछ टैब है जैसे कि टेस्ट है। टेस्ट अभी जो हमने देखा था टेस्ट, ओके, टेस्ट डायरेक्टली हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके लिए ये टेस्ट फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास मॉनिटर है। मॉनिटर का मतलब जो भी फंक्शन है, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ एरर्स आते हैं या फिर कुछ जो भी कुछ जितना इसका यूसेज है, वो यूसेज हम देख सकते हैं। एरर्स है तो एरर के लॉग हम चेक कर सकते हैं। उसके लिए ये मॉनिटर जो टैब है, मॉनिटर टैब हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। ओके, इसमें कितने एग्जीक्यूशंस हुए हैं, ओके, इनोकेशंस, ये फंक्शन कितने बार एग्जीक्यूट किया गया है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद उसका ड्यूरेशन चेक कर सकते हैं। उसमें एरर आए तो एरर हम चेक कर सकते हैं। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस डैशबोर्ड के थ्रू, ये मॉनिटर डैशबोर्ड के थ्रू हम इसमें देख सकते हैं। उसके बाद ये जो भी फंक्शन है, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद उसमें कुछ लॉग्स बन जाते हैं। ओके, जो भी प्रोग्रामिंग का आउटपुट होता है, वो आउटपुट में कुछ लॉग अगर है, तो वो लॉग भी हम देख सकते हैं। उसके लिए क्लाउड वॉच लॉग ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन चूज करके हम वो लॉग को देख सकते हैं। ये भी हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद। अभी हमारे पास है कॉन्फ़िगरेशन। ये जो लैम्ब्डा फंक्शन है, लैम्ब्डा फंक्शन के अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे होते हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रिगर कब होना चाहिए, उसका कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो ट्रिगर है, ये ट्रिगर जैसे कि ये लैम्ब्डा फंक्शन को हम जब जब भी ये यूआरएल को हिट करेंगे, तो ये फंक्शन एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। ओके, बट कोई ऑटोमेट अगर हमको करना है, तो वहाँ पे हम ये ट्रिगर भी ऐड कर सकते हैं। ओके, ट्रिगर ऐड करने के लिए क्लिक ऑन ऐड ट्रिगर, तो इसके थ्रू हम ये ट्रिगर भी ऐड कर सकते हैं। ये ट्रिगर कैसे ऐड करते हैं, ये भी हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। उसके बाद परमिशंस। तो ये लैम्ब्डा फंक्शन को बाय डिफॉल्ट कुछ परमिशंस, जब भी हम ये फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो इसको कुछ परमिशंस बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं। इसमें कौन से परमिशंस हैं? जैसे कि एडब्ल्यूएस का अमेज़न क्लाउड वॉच लॉग, ओके, क्लाउड वॉच के लॉग जो है, ये क्रिएट कर सकता है। ये फंक्शन क्लाउड वॉच के लॉग क्रिएट कर सकता है। उसके बाद और अगर कुछ परमिशन हमको देना चाहते हैं, तो वो परमिशन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, एडिट करके हम नया परमिशंस भी इसमें सेट कर सकते हैं, नया परमिशंस इसमें ऐड हम कर सकते हैं। तो जो परमिशंस हम देंगे, ये फंक्शन उस रिसोर्स को, एडब्ल्यूएस के जो भी रिसोर्सेस रहेंगे, उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है और उसको मॉडिफिकेशंस कर सकता है। अभी तो ये जो रोल क्रिएट हुआ है, इस रोल में सिर्फ और सिर्फ क्लाउड वॉच का लॉग जो है, उसका ही परमिशन है। तो ये जो लैम्ब्डा फंक्शन है, ये लैम्ब्डा फंक्शन क्लाउड वॉच में लॉग क्रिएट कर सकता है और लॉग का एक्सेस उसको इस लैम्ब्डा फंक्शन को रहेगा। जैसे हमने यूजर को परमिशन दिए थे, वैसे ही एक रोल क्रिएट होता है और उस रोल को जो परमिशंस हम देंगे, वो परमिशंस इस लैम्ब्डा फंक्शन को अप्लाई हो जाएंगे। ओके, ये देखो यहाँ पे ये रोल अपने आप क्रिएट हो चुका है और इस रोल को जो परमिशंस रहेंगे, वो परमिशंस इस लैम्ब्डा फंक्शन को एप्लीकेबल रहेंगे और ये लैम्ब्डा फंक्शन जस्ट लाइक अ यूजर के जैसा उस रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएगा। उसके बाद डेस्टिनेशन, ओके, इसके कुछ डेस्टिनेशन भी हम ऐड कर सकते हैं। ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होना चाहिए, ओके, वो डेस्टिनेशन हम यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं। उसके बाद फंक्शन यूआरएल, ओके, अगर फंक्शन यूआरएल इनेबल है, तो फंक्शन यूआरएल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। और और भी कुछ अगर मॉडिफिकेशंस हमको चाहिए, तो वो मॉडिफिकेशंस हम कर सकते हैं एडिट के ऊपर क्लिक करके। ओके, एडिशनल सेटिंग्स और इसमें
कोर्स इसमें जो भी कुछ आउटपुट रहेगा, इनपुट रहेगा, वो कैसे होना चाहिए, वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्फ़िगर क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ओके। अगर दूसरे किसी और डोमेन से अगर हम ये लैम्ब्डा फंक्शन एक्सेस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे डोमेन अलग-अलग हो जाएँगे, तो डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। बाय डिफ़ॉल्ट उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो ये रिस्ट्रिक्ट इनेबल करने के लिए हम इसको इनेबल कर सकते हैं, ओके। और इसमें अलो ओरिजिन कौन से डोमेन से एक्सेस होना चाहिए, वो डोमेन नेम हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये फंक्शन सिर्फ उसी डोमेन से एग्जीक्यूट होगा, किसी और डोमेन से ये लैम्ब्डा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो वो रिस्ट्रिक्शन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ओके। उसके लिए हम यहाँ पे डोमेन वगैरह ऐड करके रख सकते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे स्टार करेंगे तो क्या होगा कि सभी डोमेन से, किसी भी डोमेन से ये एक्सेस हो जाएगा, ओके। या और ये सेटिंग्स ऐड करके इसको हम सेव करके रख सकते हैं। ओके। और इस फंक्शन के लिए अगर कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल सपोज ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल की जरूरत होगी, जैसे कि कोई डेटाबेस को एक्सेस करना है, डेटाबेस में कनेक्ट करना है और डेटाबेस का डेटा जो है एक्सेस करना है। ऐसे कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होंगे, पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड अगर हमको स्टोर करके रखना है, ओके। और वो वेरिएबल एज अ वेरिएबल हमको यूज करना है, तो उस टाइम पे हम यहाँ से एनवायरनमेंट वेरिएबल भी सेट कर सकते हैं, ओके। की वैल्यू पेयर में एनवायरनमेंट वेरिएबल हम सेट कर सकते हैं और ये वेरिएबल एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन वो जो भी हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगा वो इसको एक्सेस कर सकता है, ओके। हम यहाँ पे बोलेंगे कि सपोज env एक वेरिएबल हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, या फिर हम इसमें बोलते हैं नेम, ओके। नेम वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं और इसका वैल्यू जो है वैल्यू हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ओके। जस्ट लाइक दिस इज जस्ट अ वेरिएबल, वेरिएबल हम यहाँ पे क्रिएट करके रखते हैं। और ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल हम प्रोग्रामेटिकली इस कोड के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ओके। अभी जैसे हमने इसमें आउटपुट में देखा कि डेटा हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, हेडिंग हमने प्रिंट कर दिया, और सिमिलरली हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल, env वेरिएबल एक प्रॉपर्टी में क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस डॉट env डॉट जो भी वेरिएबल का नाम रहेगा, दैट वेरिएबल नेम वी कैन एक्सेस हियर, ओके। जो हमने डाला था दैट इज नेम, तो ये एनवायरमेंट वेरिएबल हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ओके। इसको हम डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय करने के बाद इस फंक्शन को अगर फिर से हम रन करेंगे, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल में जो हमने वेरिएबल सेट किया था, वो वेरिएबल हमको एक्सेस करने के लिए मिलेगा, ओके। तो ऐसे कुछ सिक्योर क्रेडेंशियल्स वगैरह होते हैं, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन हमको रखनी है, ओके। वो हम कोड में नहीं रख सकते, बट वो सिक्योर इंफॉर्मेशन जो है, वो अगर हमको स्टोर करके रखनी है और वो प्रोग्रामेटिकली उसको अगर एक्सेस करना है, तो इस तरह से हम इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करके वो प्रोग्रामेटिकली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद जो टैग है, टैग इज वेरी सिंपल। जैसे कि कोई ये बहुत सारे हमारे पास लैम्ब्डा फंक्शन है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये टैग ऐड करके रख सकते हैं। वीपीसी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अगर कोई हमारा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है और उस क्लाउड को अगर हमको अटैच करना है, तो वो अटैच हम कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन भी उस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में जितने भी रिसोर्सेस रहेंगे, वो रिसोर्सेस इजीली एक्सेस कर पाएगा। इसके लिए हम ये वीपीसी जो है यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशन टूल्स, ओके। इसमें मॉनिटर के लिए जो भी अपना लॉगिंग होता है, बाय डिफॉल्ट एडब्ल्यूएस हमको लॉगिंग फंक्शनलिटी जो है प्रोवाइड करता है। वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होता है। जैसे कि कोई भी जो लॉग बनेंगे, जैसे जैसे जब भी हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो वो कुछ लॉग हमको प्रोड्यूस करेगा। वो लॉग जो है अपने आप ये एडब्ल्यूएस के लॉग में स्टोर हो जाएगा। ये लॉग हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये लॉगिंग का फंक्शनलिटी है। कॉन्करेंसी सेटिंग हम यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं। जैसे कि बाय डिफॉल्ट जो है ये मीन्स सेम टाइम पे 10 इंस्टेंसेस इसके क्रिएट हो जाएंगे, ओके। 10 रिक्वेस्ट सेम टाइम पे हम एक्सेस कर सकते हैं। ये डिफॉल्ट कॉन्करेंसी होता है उसका, मीन्स एक टाइम पे 10 रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं, ओके। सेम टाइम 10 रिक्वेस्ट होंगे, दैट इज योर कॉन्करेंसी। अगर ये कॉन्करेंसी हमको चेंज करना है, तो ये कॉन्करेंसी हम चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए एडिट के ऊपर क्लिक करो एंड देन you can reserve a concurrency, okay। reserve means जितने भी हम यहाँ पे नंबर ऐड करेंगे, सपोज 5 टाइम, तो ये कांट गो बिलो, ओके। ये मिनिमम 10 से ज्यादा, ओके। 15 रख सकते हैं, या फिर
ओके। ओके, तो इसमें रिज़र्व कर सकते हैं। इसमें जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो रिज़र्व है अनरिज़र्व अकाउंट कॉन्करेंसी मीन्स सेम टाइम पे कितने अ, रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं, ओके? वो हम यहाँ पे कॉन्करेंसी जो है सेट कर सकते हैं। रिज़र्व मीन्स उसमें उतने जो नंबर्स है, उतना अकाउंट वहाँ पे रिज़र्व होता है, ओके? अनरिज़र्व करने की वजह से मैक्सिमम जो है 10 कॉन्करेंट रिक्वेस्ट जो है हम यहाँ पे कर सकते हैं। और एडिशनल अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐड करना है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स सेम टाइम पे अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस हमारे क्रिएट होते हैं, मल्टीपल रिक्वेस्ट आते हैं, दैट टाइम वी कैन ऐड दिस एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन। असिंक्रोनस इन्वोकेशन तो इसमें क्या होता है कि जब भी हमारा असिंक्रोनस इसका मतलब ये है कि जैसे हम रिक्वेस्ट करेंगे उस टाइम पे ये फंक्शन जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओके। और वो जो इन्वोकेशन है ये इन्वोकेशन का टाइम हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। रिट्राई अटेम्प्ट मीन्स ये कितने बार इन्वोक होना चाहिए, उसका रिट्राई अटेम्प्ट हम यहाँ पे मेंशन करके रख सकते हैं। अगर कोई अगर एक फंक्शन एग्जीक्यूट होना फेल हो गया तो ये फिर से दो बार ये ट्राई कर सकता है और दो बार एग्जीक्यूट हो सकता है। ये असिंक्रोनस, इसके लिए हमने ये एग्ज़ीक्यूट करके छोड़ दिया, तो ये अपना बैकग्राउंड में एग्ज़ीक्यूट होते रहता है और उसमें जो भी कुछ एरर आता है, तो एरर आने के बाद फिर से दोबारा वो कोशिश करेगा, ओके? तो उसके लिए ये रिट्राई का अटेम्प्ट हम यहाँ पे मेंशन करके रख सकते हैं और ये रिट्राई कितने बार करेगा, उसका टाइमलाइन क्या रहेगा, वो टाइमलाइन हम यहाँ पे मेंशन करके रख सकते हैं। कोड साइनिंग इसकी ज़रूरत है, तो वी कैन ऐड ओके इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम अभी के लिए छोड़ देते हैं। कोई आरडीएस डेटाबेस को कनेक्ट किए करने की ज़रूरत है, तो आरडीएस डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग या फिर जो भी कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ओके। जैसे हमने आरडीएस कनेक्शन आरडीएस डेटाबेस क्रिएट किया था, राइट? तो वो आरडीएस डेटाबेस को हम इस लैम्बडा फंक्शन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। जो भी एक्जिस्टिंग है वो डेटाबेस सिलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर हम नया डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस लैम्बडा फंक्शन को अगर डेटाबेस की एक्सेस है, डेटाबेस की ज़रूरत है, दैट टाइम वी कैन कनेक्ट दैट डेटाबेस आल्सो। उसके बाद फाइल सिस्टम, कोई डेटा अगर हमको स्टोर करना है फाइल पे, ओके, जो भी प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद अगर फाइल में हमको कोई डेटा स्टोर करना है, तो उसके लिए ये फाइल सिस्टम जो है, फाइल सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं और ये फाइल सिस्टम जो भी क्रिएट रहेगा, वो फाइल सिस्टम को हम कनेक्ट करके उसमें डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए हमको वीपीसी वगैरह कॉन्फ़िगर करना होगा। ये जो पार्ट है, ये पार्ट हम धीरे-धीरे जैसा हमारा डेवऑप्स का कोर्स आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे हम आगे देखेंगे। ओके, ये फाइल सिस्टम वाला जो पार्ट है, ये लिनक्स में हम कवर करेंगे। दैट टाइम यू कैन अंडरस्टैंड ये फाइल सिस्टम होता क्या है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, स्टेट मशीन्स अगर ये फंक्शन हमको रन करने के लिए कोई स्पेसिफिक मशीन की ज़रूरत है, तो वो मशीन भी हम क्रिएट कर सकते हैं और वो मशीन यहाँ पे यूज़ हो सकता है। ओके, इसके लिए मशीन भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक-बेसिक चीज़ें हैं, इसको यूज़ करके बेसिक जो इसका यूज़ है दैट इज़ ओनली द थिंग इज़ जो भी हमारा कोड रहेगा, वो कोड ऑन द फ्लाई जब भी हमको ज़रूरत है, उसी टाइम पे ये वो एग्ज़ीक्यूट होगा और उसी टाइम पे ये इस फंक्शन को हम यूज़ कर पाएँगे। और उसके बाद जो भी ये फंक्शन है, ये फंक्शन कोई चार्जेस नहीं पे करेगा। मीन्स इसके लिए कोई चार्जेस या फिर बिलिंग नहीं होगा। जब भी ये फंक्शन को हम एग्ज़ीक्यूट करेंगे, उस टाइम पे जितना भी रिसोर्सेज़ यूज़ हुआ है, उसके लिए सीपीयू यूज़ हुआ होगा या फिर जो भी कुछ रैम यूज़ हुआ होगा, नेटवर्क यूज़ हुआ होगा, उसके लिए जितना भी चार्जेस लगेगा, उतना ही चार्जेस लगेगा। अदरवाइज़ इसके लिए हमको पूरा जो इंस्टेंस है, वो इंस्टेंस क्रिएट करके रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे EC2 इंस्टेंस हम क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए पूरा पे करना होगा, ओके? जितना टाइम इंस्टेंस हमारा रनिंग रहेगा, उतना टाइम वो हमको चार्ज करेगा, ओके? AWS हमको चार्ज करेगा, उतना बिलिंग हमारा बढ़ता जाएगा। बट ये जो लैम्बडा फंक्शन है, लैम्बडा फंक्शन जितना हम यूज़ करेंगे, वो उतना उसी यूज़ के लिए जितना यूसेज हुआ है, रैम जितना यूज़ हुआ है, प्रोसेसर जितना यूज़ हुआ है, उतना ही चार्जेस हमको पे करना है, उससे ज़्यादा हमको चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो लैम्बडा फंक्शन है, ये लैम्बडा फंक्शन भी फ्री टायर में आता है, तो यू कैन जस्ट क्रिएट दिस लैम्बडा फंक्शन और इसको ट्राई हम कर सकते हैं। ओके और अभी जो मैंने आपको बताया था कि क्लाउड वॉच, जैसे कि ये जो हमने देखा, जो भी लॉग्स है, लॉग अपने आप क्रिएट होते हैं और ये लॉग कहीं पे स्टोर होते हैं। तो ये मॉनिटर में जाने के बाद ओके वी विल हैव ऑप्शन देयर व्यू क्लाउड वॉच लॉग, ओके। तो क्लाउड वॉच में लॉग हम क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पे सारे लॉग जो है स्टोर होते हैं, ओके।
जैसे हम इस क्लाउड वॉच लॉग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एडब्ल्यूएस लैम्बडा फंक्शन का जो भी लॉग रहेगा, ये लॉग हम वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, जब भी हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ओके, तब ये लॉग स्ट्रीम यहाँ पे अलग-अलग लॉग स्ट्रीम बन जाएँगे, छोटे-छोटे फाइल्स बन जाते हैं लॉग क्लाउड के एक लॉग सिस्टम है, ओके, वहाँ पे जितने बार ये एग्जीक्यूट होगा या फिर डेट वाइज़ या फिर टाइम वाइज़, एग्जीक्यूशन वाइज़, ओके, ये लॉग स्ट्रीम अलग-अलग बन जाते हैं और इस लॉग में वो जो फंक्शन है, फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद उसका जो भी लॉग बना हुआ है, वो सब लॉग हम इस लॉग स्ट्रीम में एक्सेस कर पाते हैं, ओके। जैसे कि देखो ये इसमें 11, 55, 47, 46 ऐसे 3 बार हमने इसको एग्ज़ीक्यूट किया था, तो 3 लॉग इसमें बन चुके हैं। तो लेटेस्ट वाला जो लॉग है, वो लॉग हम इसमें खोलेंगे। देन यू कैन सी इसमें जब भी जो-जो एक्टिविटी हुई है, ओके, उसके रिलेटेड जो लॉग बने हैं, वो सारे लॉग हम यहाँ पे देख सकते हैं। कोई अगर एरर आता है, तो एरर भी हम यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। ओके, ये इनिट हुआ, उसके बाद ये स्टार्ट हुआ, उसके बाद एंड हुआ। ओके, ये रिपोर्ट है। इसमें कोई लॉग जो है स्पेसिफिक लॉग इसमें प्रिंट नहीं हुआ। इसमें जो भी टाइम लगा था, ओके, दैट टाइम इज़ लॉग्ड हियर। ओके, कितना टाइम लगा, मेमोरी कितना यूज़ हुआ, मैक्स यूज़र कितना जो भी रिसोर्सेज़ यूज़ हुए हैं, उसका जो लॉग है, ये लॉग भी हमको यहाँ पे मिल जाता है एज़ अ रिपोर्ट में। तो ये रिपोर्ट में हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ओके, अगर सपोज़ हमारे फंक्शन में कोई कंसोल के जैसा कोई लॉग रहेगा, ओके, दैट लॉग आल्सो वी कैन प्रिंट। तो हम यहाँ पे थोड़ा-सा कंसोल करके देखते हैं। क्योंकि हमारे कोड से कोई लॉग नहीं है। डायरेक्टली हम आउटपुट दे रहे हैं, वो आउटपुट डायरेक्टली रिस्पॉन्स में चला जाएगा। तो वो आउटपुट लॉग में स्टोर नहीं होता है। बट लॉग में अगर स्टोर करना है, तो हम यहाँ पे कंसोल लॉग कर सकते हैं। ओके, इस तरह से हमने लॉग कर दिया, इसको हम डिप्लॉय करेंगे एंड देन फिर से हम इस फंक्शन को एग्ज़ीक्यूट करते हैं। तो ये आउटपुट तो हमको आ गया। देन अभी जो अपने लॉग रहेंगे, वो लॉग हम यहाँ पे चेक करते हैं। देखो, पहले 3 लॉग थे, अभी ये चौथा लॉग जो है, ये बन चुका है। दिस इज़ द न्यू लॉग। अभी ये लेटेस्ट वाला जो लॉग है, ये लॉग हम खोलते हैं। खोलने के बाद देखते हैं, तो इसका ये स्टार्ट टाइम, एंड टाइम ये सारी चीज़ें मिल गई। उसके बाद ये जब भी एग्ज़ीक्यूट होगा, एग्ज़ीक्यूट होने के बाद यहाँ पे हमारे प्रोग्राम से जो आउटपुट आया था, वो आउटपुट हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई अगर एरर है, तो वो एरर भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इस तरह से एरर भी प्रिंट हो जाएगा। थोड़ा-सा हम यहाँ पे एक अलग एरर भी क्रिएट करते हैं। ओके, कंसोल लॉग में ही मैं क्या करता हूँ, एबीसी प्रिंट करता हूँ। एबीसी इज़ नॉट मीन्स ये इसको डिक्लेयर नहीं किया है और इसको हम एक्सेस करने का कोशिश करते हैं। लेट्स सी क्या होता है। ओके, ये कुछ एरर प्रोड्यूस नहीं करेगा। ओके, लेट्स सी क्या होता क्या है। ये अनडिफाइंड प्रिंट करना चाहिए, अनडिफाइंड प्रिंट होगा यहाँ पे। ओके, इंटरनल सर्वर एरर। ओके, आ गया एरर। एरर क्यों आया? बिकॉज़ हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर है। तो अभी वो डिबग करने के लिए हमको लॉग में जाना पड़ेगा, लॉग चेक करने होंगे। ओके, दैट टाइम ओके वी कैन एक्सेस दिस लॉग और इस लॉग में हमको वो एरर मिल जाएगा। ओके, देखो इनिट हुआ, उसके बाद स्टार्ट हुआ। जैसे ही एग्ज़ीक्यूट हुआ, एग्ज़ीक्यूट होते टाइम यहाँ पे एरर आ चुका है। ओके, एरर इज़ व्हाट? रेफरेंस एरर, एबीसी इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, जो भी एरर रहेगा प्रोग्राम का, वो एरर हमको इस कंसोल लॉग में मिल जाएगा। तो इसलिए भी हम जो है ये क्लाउड वॉच यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड वॉच का यूज़ करके जो भी लॉग्स है, वो लॉग हम यहाँ पे देख सकते हैं।
ठीक है? आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। थोड़ा-सा मुझे कुछ अर्जेंट वर्क है, इसकी वजह से आज आगे का जो टॉपिक है, आगे का टॉपिक हम कल कवर करेंगे। ओके? आपके जो भी कुछ क्वेरीज़ होंगे ओके आई विल हैव सम